और आइए न्यूज इन फोकस देख लेते हैं। आज के शो में कौन सी खबरें रहेंगी फोकस में। सबसे पहले बात उत्तरकाशी में सुरंग के भीतर चल रही 41 जिंदगियों की जंग की, वहां पर क्या अपडेट मिले हैं, कुछ उम्मीद की किरण जगी है, क्या है वो उम्मीद की किरण, आगे बताएंगे। इसके अलावा मुंबई सेंट्रल रेलवे की एक बड़ी पहल आई है और इस बार मुंबई सेंट्रल रेलवे ने बाकायदा चिट्ठी लिखी है 350 संस्थानों को कि आप शिफ्ट चेंज कीजिए। तो क्या रोस्टर से कम होगी मुंबई लोकल की भीड़, इस पर होगी चर्चा। साथ ही साथ करेंगे डीप फेक पर भी बात, कैसे लगेगी ब्रेक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद चिंता जाहिर की और खुद के डीप फेक की बात भी कही, तो उस पर कैसे लगेगी लगाम, ये करेंगे आज चर्चा। और साथ ही साथ आज एक अनोखी खबर देखने को मिली, आसमान में दिखा यूएफओ भारत के भीतर। ये कहां दिखा, किसने देखा, क्या तैयारी चल रही है इसे खोजने की, इस पर करेंगे बात। ये है आज की न्यूज इन फोकस। और अब फटाफट अंदाज में देख लेते हैं आज दिन भर कौन कौन सी खबरें छाई रही। राजस्थान के पाली में पीएम मोदी ने एक जनसभा को संबोधित किया। पीएम ने इस दौरान कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। बीते दिनों बिहार के सीएम के 2 बयानों पर जमकर बवाल हुआ था, जिसे लेकर पीएम ने एक बार फिर कांग्रेस और नीतीश कुमार को घेरा है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल सनातन को खत्म करना चाहते हैं। साथ ही पीएम ने महिलाओं और दलितों के अपमान का भी आरोप लगाया। वहीं राजस्थान के केकड़ी में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने जनसभा को संबोधित किया। प्रियंका ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। प्रियंका ने कहा कि राजस्थान में पीएम मोदी दूरबीन लेकर घूम रहे हैं, फिर भी बीजेपी नजर नहीं आ रही। प्रियंका ने कहा कि राजस्थान में बीजेपी हिट विकेट हो जाएगी। तेलंगाना में एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना साधा। ओवैसी ने कहा कि आज कांग्रेस का रिमोट कंट्रोल मोहन भागवत के पास है। वहीं ओवैसी ने यूसीसी के सवाल पर गृह मंत्री अमित शाह पर भी निशाना साधा और पूछा कि यूसीसी पर आदिवासियों से शाह क्या बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम की सिफारिश के बावजूद जजों की नियुक्ति में हो रही देरी पर केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि जजों की नियुक्ति में पसंद नापसंद की नीति ठीक नहीं, यह अच्छे संकेत नहीं है, इससे देश में गलत संदेश जाएगा। कोर्ट ने कहा कि अभी भी इलाहाबाद, दिल्ली, पंजाब और गुजरात हाईकोर्ट में जजों के तबादले की सिफारिश वाली फाइल सरकार ने लटका रखी है। गुजरात हाईकोर्ट में 4 जजों के तबादले पेंडिंग है, इन पर भी सरकार ने अब तक कुछ नहीं किया। द्वारका एक्सप्रेस वे में हुए कथित घोटाले में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार को हटाने की सिफारिश की थी, जिसे दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना ने सिरे से नकार दिया है। दरअसल दिल्ली में बने द्वारका एक्सप्रेस वे के लिए भूमि अधिग्रहण में अनियमितताओं की शिकायत पर दिल्ली के विजिलेंस मिनिस्टर अतिशी ने जांच करवाई थी। अतिशी का आरोप है कि नरेश कुमार ने अपने बेटे से जुड़ी कंपनी को 897 करोड़ का फायदा पहुंचाया। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को स्किल डेवलपमेंट घोटाले में रेगुलर बेल मिल गई है। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए नायडू को अपनी पार्टी तेलुगु देशम पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करने की अनुमति दे दी। नायडू 29 नवंबर से रैलियां सभाएं करने के लिए अब जा सकेंगे। नायडू के खिलाफ आंध्र प्रदेश की जांच एजेंसियों ने 5 अलग अलग मामलों में केस दर्ज किया था। फिलहाल स्किल डेवलपमेंट घोटाले से जुड़े मामले में उन्हें रेगुलर बेल मिल गई है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने हलाल सर्टिफिकेट को बैन कर दिया है। इसके बाद हलाल ट्रस्ट ने इस फैसले को चुनौती देने का मन बनाया है। ट्रस्ट का कहना है कि वो इसके खिलाफ कोर्ट में जाएगा। हलाल ट्रस्ट के सीईओ नियाज अहमद का कहना है कि यह व्यक्तियों और निर्माताओं की पसंद का मामला है। हलाल ट्रस्ट का कहना है कि हलाल सर्टिफिकेशन के खिलाफ लोगों ने झूठे दावों का प्रचार किया। बिहार के लखीसराय में फायरिंग की घटना हुई है। गोलीबारी में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई और 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना पर सियासत भी तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि सरकार के सपोर्ट से नरसंहार हो रहा है। वहीं आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने लखीसराय घटना को नीतीश कुमार का बचाव किया, नीतीश सरकार का बचाव किया। शक्ति यादव ने कहा कि यह गैंग वॉर नहीं है, प्रेम प्रसंग का मामला है। वहीं वैशाली में भी गोलीकांड को अंजाम दिया गया है। पटाखे चलाने को लेकर विवाद में गोली चली और 3 लोग घायल हो गए। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में समंदर किनारे खड़ी 40 बोट्स में आग लग गई। आग ने कई नावों को अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भयानक रही होगी। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है, लेकिन तस्वीरें बता रही हैं कि इस आग से काफी नुकसान हुआ। स्थानीय लोगों को शक है कि इस आग के पीछे कुछ अज्ञात लोग हो सकते हैं। आग की भयावहता का अंदाजा आप इसी बात से लगाएं कि इसे बुझाने में 3 घंटे से ज्यादा लग गए।
और आइए अब शुरू करते हैं हमारी आज की कवर स्टोरी। मुंबई की लोकल यहां की लाइफलाइन है और यहां ट्रेन में रोजाना 60 लाख से भी ज्यादा लोग यात्रा करते हैं, मगर यह भीड़ थमती नजर नहीं आ रही। ऐसे में लोकल की भीड़ को कम करने के लिए सेंट्रल रेलवे ने 350 से ज्यादा संस्थानों को चिट्ठी लिखी है। रेलवे के मुताबिक कंपनियों को ऑफिस के समय और वीक ऑफ्स में बदलाव करना चाहिए और अलग अलग शिफ्ट्स में लोगों को बुलाना चाहिए। यही नहीं, टेलीमार्केटिंग या कॉल सेंटर जैसी नौकरियों में वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन देना चाहिए, तब जाकर लोकल की भीड़ थोड़ी कम की जा सकेगी, खासतौर से पीक आवर्स में। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे, जानेंगे कि सालों पुरानी लोकल में भीड़ की समस्या क्या ऑफिसेस की शिफ्ट में बदलाव करके हल हो जाएगी। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे करेंगे चर्चा। मुंबई की लाइफलाइन यानी मुंबई लोकल, भारी भीड़ और ट्रेन पकड़ने के लिए भागते लोग, ये रोज की कहानी है। कम पैसों में लंबा सफर और ना ही कोई ट्रैफिक की चिंता। मंजिल तक पहुंचने के लिए लोकल ट्रेन को सबसे बेहतर सवारी माना जाता है और इसीलिए यही है मुंबई की रीढ़। लेकिन जो सबसे ज्यादा परेशान करने वाली चीज है वो है यहाँ की भारी भीड़। ट्रेन पर चढ़ना किसी टास्क से कम नहीं, और अगर आप पीक आवर्स पर सफर करते हैं तो फिर उतरना भी मुश्किल हो जाता है। पीक आवर्स सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक और शाम 5 बजे से लेकर 9 बजे तक होते हैं। ऐसे में इस भीड़ को कम करने के लिए रेलवे ने एक नया फ्लेक्सी शेड्यूल लॉन्च किया है। दरअसल रेलवे ने मुंबई लोकल की भीड़ को कम करने के लिए फ्लेक्सिबल वर्क आवर की शुरुआत करने की कोशिश की है। इसके साथ ही रेलवे ने 350 ऑफिसेस को चिट्ठी लिखी है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर और सरकारी दफ्तर दोनों शामिल हैं। इस लेटर के मुताबिक ऑफिस की टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक के बदले ज्यादा शिफ्ट्स रखी जाएं। हफ्ते की छुट्टियां शनिवार और रविवार के अलावा भी हों। यही नहीं, 2 हफ्ते में 80 घंटे काम करने पर कुछ दिन एक्स्ट्रा छुट्टी दी जाए। इसके साथ ही टेलीमार्केटिंग या कॉल सेंटर जैसी नौकरियों में वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दी जाए। साथ ही जहां फ्लेक्सिबल टाइमिंग की सुविधा हो, वहां स्टाफ को रियायत मिले, ताकि लोकल ट्रेन में भीड़ कम हो। यही नहीं, रेलवे ने भीड़ कम करने के लिए कुछ और तरकीब भी बताई है। इसके मुताबिक सुबह 8 बजे से 11 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 8 बजे के बीच सफर पर ज्यादा किराया लगाया जाए। साथ ही जिस दिशा में ज्यादा भीड़ भाड़ हो, वहां के टिकट पर सरचार्ज लगे। यही नहीं, जहां ऑफिस मौजूद हैं, उसके अलावा भी नए बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जैसे बोरीवली, कांदीवली, दहिसर, मीरा भयंदर में ऑफिसेस बनाए जाए। इसके साथ ही नवी मुंबई के इलाकों में भी ऑफिसेस को शिफ्ट किया जाए, क्योंकि बांद्रा, अंधेरी, दादर, माटुंगा, परेल में सबसे ज्यादा ऑफिस हैं और यही सबसे ज्यादा दबाव भी है, जिसे शिफ्ट किया जाना जरूरी है। अब सवाल उठता है कि क्या ऑफिसेस की शिफ्ट बदलकर इसका हल निकाला जा सकता है, क्योंकि मुंबई में रोजाना लोकल ट्रेन से 60 लाख से ज्यादा मुसाफिर सफर तय करते हैं। इतना बड़ा परिवर्तन लागू करना यह रातों रात एक चुनौती का काम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज की चर्चा में। हमारे साथ मुंबई सेंट्रल रेलवे के DRM रजनीश कुमार गोयल साहब जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है गोयल साहब आपका। और साथ ही विक्रम श्रॉफ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हेड हैं HR लॉज निशित देसाई एसोसिएट्स में। बहुत बहुत स्वागत है विक्रम जी आपका भी हमारे शो पर। चर्चा की शुरुआत मैं DRM साहब आपसे करना चाहूँगा। रजनीश जी ये बताइए कि ये पहले तो चिट्ठी लिखने की वजह क्या है? क्या ऐसा हो रहा था कि अब आपको लगा कि अब कंपनीज को ही शिफ्ट चेंज कर देनी चाहिए, रोस्टर्स बदल देने चाहिए? मुंबई का जो सबर्बन नेटवर्क है वो दुनिया के सबसे व्यस्ततम सबर्बन नेटवर्क में से एक है और हर साल इस नेटवर्क पर बहुत सारे यात्री गिरकर जान गंवाते हैं या उनके शरीर को काफ़ी ज़्यादा क्षति पहुंचती है। ये संख्या पिछले काफ़ी सारे सालों में कई मेजर्स लेने के बावजूद कम तो हुई है, लेकिन अभी भी 400-500 लोग अगर हर साल इस पे जान गंवाते हैं तो वो एक बहुत सीरियस इशू है और हम इसे कम करना चाहते हैं। हमने दीवा में एक लेवल क्रॉसिंग गेट पर, जो मेरे डिवीज़न में सबसे ज़्यादा डेथ जहाँ होती थी, रनओवर के केसेस होते थे,
वहाँ पर स्काई वॉक और एस्केलेटर का प्रोविज़न करके वो डेथ पूरी तरह से रोकी, तो इससे कॉन्फिडेंस आया कि यस कुछ किया जा सकता है और तेज़ी के साथ। लेकिन पीक टाइम में जितना ज़्यादा भीड़ है वो ये सिस्टम सस्टेन नहीं कर सकता, कुछ ना कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। तो जब हम लोग इसको देख रहे थे तब ये बात आई कि पिछले काफ़ी सालों से एक विचार है जो सभी लेवल्स पर डिस्कस होता रहा है कि अगर ऑफिस के टाइमिंग स्टैगर कर दिए जाएं, अलग अलग शिफ्ट में लोगों को बुलाया जाए, तो एक साथ सुबह 9 बजे 9:30 बजे सब लोगों को आने की ज़रूरत नहीं होगी और इस वजह से पीक टाइम में उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं होगी। काफ़ी सालों से ये विचार चल रहा था लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं किसी ने किया था, तो हमने सोचा कि हम सबको लिखते हैं कि प्लीज़ ऐसा कीजिए। लेकिन तब साथ में समझ में आया कि खुद मेरे अपने ऑफिस में लगभग 1500 लोग काम करते हैं यहाँ पर, तो अगर हम ही खुद नहीं करेंगे तो कोई किसी दूसरे को कैसे कहेंगे। इसलिए हमने डिसाइड किया कि सबसे पहले हम खुद करेंगे अपने ऑफिस में। हमने अपने स्टाफ से बात की, अपने लेडीज़ जितने मेरे ऑफिस में काम करते हैं उन लोगों को बुलाकर उनके विचार पूछे एंड एवरीबडी सपोर्टेड इट। इसलिए हमने डिसाइड किया कि बहुत ज़्यादा समय ना लगाते हुए इसको इमीडिएटली इम्प्लीमेंट करते हैं और उसके बाद हम सारे लोगों को बोलेंगे। हमने 1 नवंबर से ही शुरू किया और मैं बता सकता हूँ कि मेरे ऑफिस के 20% से ज़्यादा लोगों ने फ्लेक्सिबल टाइमिंग में 9:30 की जगह 11:30 बजे की शिफ्ट ऑप्ट की है एंड दे आर वेरी हैप्पी। उनको पीक टाइम की भीड़ से बचने को मौका मिलता है, प्लस बहुत सारे अपने परिवार के कुछ ऐसे काम होते हैं जिसकी वजह से सुबह को उनको टाइम ज़्यादा मिल जाता है। बोथ वेज मेरे एम्प्लॉयज़ खुश हैं और उनको सुरक्षा भी पहले से ज़्यादा मिलती है क्योंकि वो उतनी भीड़ में लटक कर नहीं आते। और अब हम ये सारी चीज़ों, सारी कंपनियों को, सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को, सारे जितने ऑर्गेनाइजेशन हैं, जहाँ भी हमें लगता है कि वो कहीं भी इसको इम्प्लीमेंट करने में या करवा पाने में सक्षम है, इसलिए अब हम उन्हें भी लिख रहे हैं क्योंकि अकेले मेरे ऑफिस को करने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर मेरे सबर्बन नेटवर्क पर जो फुटफॉल है पर डे का करीब 40 लाख है। सो 1500 लोगों में से 300-400 लोग अगर चेंज भी कर लेंगे तो कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर सारी मुंबई मिलकर करेगी तो एक बहुत बड़ा फ़र्क आ सकता है और हम हर साल इतने सारे लोगों की जान बचा सकते हैं। ये काफ़ी इम्प्रेसिव चीज़ है कि पहले आपने खुद इम्प्लीमेंट किया इस चीज़ को, उसके बाद अब लोगों को कह रहे हैं ये करने की। लेकिन क्या मुंबई में जो कामकाज करने का जो तरीका है, क्या वो ये परमिट करता है कि अलग अलग शिफ्ट्स में लोग आएँ, थोड़ा सा वर्क एलोकेशन में हम इम्प्रोवाइजेशंस कर पाएँ? विक्रम जी, क्या ये पॉसिबल हो पाएगा सर? दीपक जी, शुक्रिया मेरे को इनवाइट करने के लिए। और आपने एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोला है कि ये जो रिकमेंडेशंस है रेलवे डिपार्टमेंट के, वो इम्प्लीमेंटेशन हो सकते हैं कि नहीं। और आपने स्टार्टिंग में भी बोला कि ये जो पूरा रेलवे सिस्टम है ये मुंबई का लाइफलाइन है। मैंने खुद यूज़ किया है मेरे फर्स्ट 15-20 इयर्स ऑफ सर्विस में, और मेरे को पता है कि जो रश आवर में जो ट्रैवल करना है कितना डिफिकल्ट रहता है। तो ये रिकमेंडेशन इज इन द राइट स्पिरिट, लेकिन थोड़े कंस्ट्रेंट्स डेफिनेटली है, क्योंकि थोड़े मार्केट्स, फॉर एग्जांपल स्टॉक मार्केट है या डायमंड मार्केट है, वो लोग का टाइमिंग्स थोड़ा फिक्स रहता है और वो टाइम चेंज नहीं हो सकता है। तो जो भी एम्प्लॉयज़ ये मार्केट से लिंक्ड है, वो लोग को चॉइस ही नहीं है कि फ्लेक्सी आवर जैसा इनोवेटिव सिस्टम अडॉप्ट करे, और वो लोग को वही टाइम पे आके आना है और जाना है। इसलिए थोड़ा कंस्ट्रेंट्स है, लेकिन जो भी दूसरे बिजनेसेस है जिधर फ्लेक्सी आवर्स का इश्यू नहीं है, वो लोग को डेफिनेटली ये रिकमेंडेशन को कंसिडर करना चाहिए। इनफैक्ट थोड़े ऑर्गेनाइजेशन, जब भी ये कोविड का लॉकडाउन एंड हुआ और रिटर्न टू ऑफिस का मोड स्टार्ट हुआ, तभी ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशंस फ्लेक्सी आवर्स करते हैं, फ्लेक्सी डेज करते हैं, हाइब्रिड वर्किंग करते हैं। तो ये सब जो नए सॉर्ट ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑफ वर्क हम लोग जो बोलते हैं, वो ऑलरेडी स्टार्ट हो गए इम्प्लीमेंटेशन के। और मेरे लिए एकदम हार्टनिंग है कि इवन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एज रेलवे, सच एन इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट, वो भी रेकमेंड कर रहे हैं कि ये इनोवेटिव मेजर्स ट्राई करो। सो I think it's in the right direction, and absolutely eventually Mumbai city के लिए it will be very important. नहीं श्रॉफ साहब, मैं सबसे अच्छी बात मुझे क्या लग रही है, जैसे गोयल साहब भी बता रहे हैं कि भाई पहले उन्होंने अपने यहाँ इसको इम्प्लीमेंट किया,
तो ये बड़ी बात है कि आप लीड कर रहे हैं तो पहले एग्जाम्पल सेट कीजिए, उसके बाद लोगों को बोलिए। दिस इज वेरी इंप्रेसिव, बट ये होगा कैसे, ये एक बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। गोयल साहब जरा बताइए, इंप्लीमेंटेशन के लेवल पर आप किस तरह से देख रहे हैं, क्या हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, कुछ आप लोगों ने भी सोचा समझा होगा? देखिए, अभी इट इज़ टू अर्ली टू से, क्योंकि अभी हमने लेटर सबको लिखे हैं, इसी 1 तारीख से हमने शुरू किया है। वी होप द ट्रेंड विल कैच ऑन। और दूसरा, हम ये उम्मीद नहीं कर रहे हैं कि कोई कंपनी अगर इसको कर रही है तो हमें बताए कि उसने कर लिया। हम इसका कोई अभी फ़िलहाल हम ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं कि हमें कहीं से इन्फॉर्मेशन लेनी है कि हमने लेटर लिखा तो आपने किया नहीं किया। ये पूरी तरह से स्वैच्छिक है, ऑप्शनल है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जैसे जैसे कंपनियां इसको करती रहेंगी, एम्प्लॉयज़ हैं, उनके यूनियंस हैं, उनके एसोसिएशंस हैं, जो मैनेजमेंट है, वो इस चीज़ पर ध्यान देगा और धीरे धीरे ऑटोमेटिकली होगा। ये चीज़ें फोर्स करने से बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता, क्योंकि हर एक कंपनी का काम करने का एक तरीका अपना अलग है, उनके अपने कंस्ट्रेंट्स हैं, उनके लॉजिस्टिक्स हैं। सो ज़रूरी नहीं कि वो उसी तरह से करें जिस टाइमिंग से हमने किया है। वो अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन करेंगे ज़रूर। और मुझे पूरा भरोसा है कि सभी कंपनियां इसको अडॉप्ट करेंगी। हाँ, हम उससे फीडबैक किसी से ना मांग रहे हैं और ना ही हम उम्मीद करते हैं कि वो हमें देंगे, बट हम ये जरूर उम्मीद करते हैं कि वो इस पर सीरियसली सोचेंगे और इसको करेंगे। ये थोड़ा सा मुझे श्रॉफ साहब, ये थोड़ा सा मुझे यहाँ पर थोड़ा सा मायूसी हाथ लगी है कि हालांकि रेलवे कोई ऐसी अथॉरिटी भी नहीं है कि लोगों को बोले और उन्होंने आदेश कर दिया। ठीक है, एडवाइजरी दी है, और वो ये भी कह रहे हैं गोयल साहब कि हम किसी को ये नहीं कह रहे हैं कि आप करो और फिर हमें इन्फॉर्म भी करो। तो ऐसे में हो पाएगा क्या? ये वॉलंटरीली अगर करना होता तो कब का कर देते। इम्प्रोवाइजेशंस तो छोटे छोटे चलते ही रहते हैं। तो वही बात है कि थोड़े ऑर्गेनाइजेशन ने ऑलरेडी पोस्ट कोविड ये सब इम्प्लीमेंटेशन किया है, और जो ऑर्गेनाइजेशंस टाइम से कंस्ट्रेंड है बिकॉज ऑफ द टाइप ऑफ एक्टिविटी और द मार्केट, वो लोग को तो ये चॉइस ही नहीं है। लेकिन एटलीस्ट इट इज़ अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन जब भी गवर्नमेंट भी स्टार्ट थिंकिंग करे। और आपने बोला राइट, practice what you preach, right, is exactly what the railway department is also trying के हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो होपफुली एटलीस्ट सम अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट स्टार्ट करेंगे और अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट स्टार्ट करेंगे तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से लिंक्ड है वो लोग भी शायद ट्राई करेगी। तो ये सब अभी अर्ली डेज है, लेकिन एटलीस्ट वो जो प्रोसेस है इज इन द राइट डायरेक्शन, द थिंकिंग इज इन द राइट डायरेक्शन, एंड ऑल ऑफ दिस होपफुली आई एम very certain के will lead to Mumbai being a much better city, at least from a travel perspective. इसलिए I know इतना easy नहीं है implementation करना, लेकिन जितना ज़्यादा noise, जितना ज़्यादा notification, जितना ज़्यादा improvisation हो सकता है, I think we should try and adopt. बिल्कुल, मैनहट्टन और टोक्यो जैसा वर्क कल्चर है यहाँ पर, डीपली इनग्रेन्ड वर्क कल्चर कहा जाता है, उसी मैग्नीट्यूड से यहाँ पर काम होता है। लेकिन श्रॉफ साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि देखिए, मार्केट के आसपास यहाँ के ऑफिसेज घूमते हैं ज़्यादातर, जितना मेरा अंदाज़ा है। तो अब मार्केट आज के आसपास कैसे वो इम्प्रोवाइज़ करके उनको शिफ्ट चेंज करेंगे, ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा सोचना पड़ेगा। बट पैसेंजर सेफ्टी क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसा डीआरएम साहब खुद बता रहे हैं कितने लोग मारे जाते हैं। 2022 के मैं आंकड़े देख रहा था, अगर आप क्रॉसिंग करते हुए और ट्रेन से गिरने वाले दोनों के आंकड़े लगा दें, 1000 से ऊपर जाते हैं। तो एक दिन में 3 पैसेंजर्स की मौत हो रही है इस तरह से पर डे। ये बड़ा आंकड़ा है और इसलिए पैसेंजर सेफ्टी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस तरह के कदम का आगे बढ़ाने के लिए उसको दिमाग में रखना। गोयल साहब, पैसेंजर सेफ्टी पर कितना ध्यान है और उससे क्या कुछ परिवर्तन आएगा? मुंबई देश की वाणिज्यिक राजधानी है। पूरा मुंबई, अगर वाणिज्यिक राजधानी इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है और वाणिज्यिक राजधानी बनी है तो सबअर्बन नेटवर्क की वजह से बनी। पूरे मुंबई के, एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो सबअर्बन नेटवर्क है पूरे मुंबई के पैर हैं, इसी पर मुंबई चलती है। तो अगर यहाँ पर सुरक्षा और उनके आराम का हम ख्याल नहीं रख पाएंगे तो फिर ये एक हमारे विचार में एक सेवा में बहुत सीरियस कमी होगी और एक समाज के तौर पर, एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर हमारी बहुत बड़ी कमी होगी। ये हमारे लिए सर्वोपरि है। हम सबसे ज़्यादा कोशिश करते हैं कि सेफ्टी से और जितने ज़्यादा समय से पहुंचा सकें,
क्योंकि जितना समय हम बचा पाएंगे वो उस ऑर्गेनाइजेशन के जिसमें वो काम करने जा रहे हैं उसके लिए प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने का काम करता है। तो सुरक्षा और समयबद्धता ये हमारे लिए सबसे ऊपर है और उसके लिए ही हम ये सब चीज़ कर रहे हैं। क्योंकि अगर किसी को कोई आदमी गिरता है, चोट लगती है या जान जाती है, तो ना सिर्फ उस आदमी को नुकसान होता है बल्कि पूरे ट्रेन ऑपरेशन को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ट्रेन को रुकना पड़ता है। पूरी सारी ट्रेनें मेरी पंक्चुअलिटी लॉस करती हैं, समय से नहीं चल पाती, जिससे सारी पूरा सिस्टम गड़बड़ाता है। सो ना सिर्फ इसकी एक मानवीय पहलू है बल्कि इसके कमर्शियल पहलू भी है, एक ऑपरेशनल पहलू भी है। एब्सोल्युटली। हालांकि एक सवाल ज़रूर रह जाता है गोयल साहब से, मैं ज़रूर पूछूंगा कि ठीक है आप ये इधर उधर कर दीजिए रोस्टर्स को, अगर कंपनियां मानती है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन क्या आप ट्रेन्स बढ़ा सकते हैं कि नहीं, मैं इस पर आऊँगा। लेकिन श्रॉफ साहब, एक जो है इनका सजेशन वो तो इम्प्लीमेंट किया ही जा सकता है। भाई आप कॉल सेंटर्स में, आप ऐसा काम है कि उसमें आपका फिजिकली ऑफिस में रहना अनिवार्य नहीं है, तो कम से कम उनको तो आप वर्क फ्रॉम होम दे दीजिए। हमने देखा है कि वर्क फ्रॉम होम कल्चर के बाद कंपनीज की कॉस्ट भी बचती है और एम्प्लॉयज़ अब प्रोडक्टिव कितना रहता है इस पर बहुत सारे स्टडीज़ है, मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ, लेकिन उसको एक सेंस ऑफ थोड़ा सा ईज रहता है एम्प्लॉय के पास, तो हम कम से कम वहाँ तो कर ही सकते हैं। डेफिनेटली। और दीपक जी, हम लोग ने पहले भी बात की है कि ये जो वर्क फ्रॉम होम या हाइब्रिड वर्किंग कल्चर है वो डेफिनेटली इज योर टू स्टे। और बहुत सारी कंपनीज है जिसने ये हाइब्रिड वर्क कल्चर अडॉप्ट किया है, जो 3 days अ वीक काम करती है या 4 days अ वीक काम करती है ऑफिस में, और फिर रिमेनिंग 1 or 2 days घर से काम करती है एम्प्लॉयज़ के लिए। तो वो चॉइस एम्प्लॉयज़ को दिया है और सेवरल एम्प्लॉयज़ ने यूज़ किया है। लेकिन अभी जो ट्रेंड है, पहले हम लोग सिर्फ वर्क फ्रॉम होम की बात कर रहे थे, अभी वो ट्रेंड थोड़ा हाइब्रिड वर्किंग पे शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि कंपनीज बोल रही है कि ऑफिस में थोड़ा आओ, एक दूसरे को मिलो, थोड़ा बातचीत करके वो कल्चर को इम्प्रोवाइज करो, जूनियर टैलेंट को ट्रेन करो। तो वो सब अभी नीड है कंपनीज को कि एम्प्लॉयज थोड़े वापस आए और वापस वर्क प्लेस में रहे। लेकिन ये जो पॉसिबिलिटी है हाइब्रिड वर्क कल्चर, आपने करेक्ट बोला कि डेफिनेटली हेल्प्स कॉस्ट और टाइम भी सेव हो सकता है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली लॉट ऑफ टैलेंट जो एवरीडे नहीं आ सकती है, कि अर्ली मॉर्निंग नहीं आ सकती है, can use these opportunities, to continue working. They don't have to leave the job. So ये कंपनीज को भी रियलाइज हो गया है कि इट इज नॉट जस्ट अबाउट मनी, बट ये सब भी उन लोग को ऑफर करना पड़ेगा, जिससे एम्प्लॉयज स्टे वेल कनेक्टेड विद द ऑर्गेनाइजेशन, जॉब सेटिस्फैक्शन रहे, बेटर रिटेंशन रहे, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली मेंटल हेल्थ इज टेकन केयर ऑफ, राइट। वो रश आवर में जो ट्रैवल करके आप ऑफिस जाते हो और रश आवर में वापस आते हो, उससे मेंटल हेल्थ का इतना क्रिटिकल इश्यू हो जाता है ओवर टाइम। तो ये सब इश्यूज ओवर टाइम विल स्टार्ट रिड्यूसिंग जब भी कंपनीज ये सब नए वर्ल्ड ऑफ वर्क में ट्राई और टेस्ट करेगी। बिल्कुल, और क्योंकि पैसेंजर सेफ्टी से जुड़ा हुआ इशू है, मैंने मौत के आंकड़े आपको बताए, हम दिखा भी रहे हैं क्रॉसिंग करते हुए और गिरकर कितने लोगों की मौत होती है। ऐसे में बड़ा सवाल यही पूछा जाता है, और मेरा आखिरी सवाल है गोयल साहब, कि इस समय कितनी ट्रेन्स चल रही हैं और क्या उनको बढ़ाया जा सकता है? क्योंकि यात्रियों का बार बार यही कहना है कि रेलवे ट्रेन क्यों नहीं बढ़ाती है, इधर उधर की बातें हो जाती हैं लेकिन ट्रेन्स नहीं बढ़ाई जाती, क्यों? देखिए, मुंबई की जो मेरा सबर्बन नेटवर्क है उसमें 1810 ट्रेनें रोज चलती हैं, सर्विसेज रोज चलती हैं। ये नेटवर्क इससे ज़्यादा ट्रेनें और अफोर्ड नहीं कर सकता जब तक कि और एडिशनल लाइंस ना आ जाए। जो 5वीं 6ठी लाइन है उसको CST तक लाने का काम कुर्ला से ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन ये कुछ समय लेगा, और जब तक वो नहीं आती तब तक ट्रेन्स और ज़्यादा बढ़ नहीं सकती। मेल एक्सप्रेस ट्रेनें करीब करीब 200, गुड्स ट्रेन करीब करीब 100। ये इतनी ट्रेनें चलाने के बाद इस सिस्टम में बहुत ज़्यादा कंजेशन है। जो हमारा ऑपरेटिंग कैपेसिटी है, जो चलाने की कैपेसिटी के अगेंस्ट हम लोग करीब करीब 130% ट्रेनें चला रहे हैं। सो ट्रेन और ज़्यादा नहीं बढ़ सकती।
ज़्यादा नहीं बढ़ सकती। ये है मजबूरी रेलवे की और इसीलिए इस तरह के ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस आ रहे हैं। थैंक यू सो मच गोयल साहब, आपने वक्त निकाला हमारे लिए, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रॉफ साहब, आपने भी समय निकाला हमारे दर्शकों के लिए, थैंक यू सो मच। और जी बिजनेस ने न सिर्फ एक्सपर्ट से बात की है बल्कि लोकल लोगों से भी उनकी राय जाननी चाहिए इस मसले पर। आइए सौरभ पांडे की ग्राउंड रिपोर्ट देखते हैं। रेलवे ने जो टाइम टेबल जो हिसाब गाड़ी छोड़ा है वो सही मत है, लेकिन क्या ऑफिस लेवल से गाड़ी छोड़ेंगे? अगर टाइम पे गाड़ी छोड़ेंगे तो प्लेटफॉर्म पे भीड़ कम होगी। प्लेटफॉर्म पे भीड़ कम करना पड़ेगा। कंपनी को लेटर लिखने से अच्छा है ना खुद फेस करो वो चीज़ एक बार। मंत्री लोग सब पहले एक बार ना ट्रेन के अंदर घुसे, समझे क्या, उसके बाद पता चलेगा उनको। रेलवे को प्रस्ताव के देखा जाएगा तो उपयोग जरूर होएगा, लेकिन मैं वही बोला ना आपको, टाइम पे कुछ रहेगा सब ये मूवमेंट तब सही रहेगा। तो जो भी डिसीजन लिया है ठीक लिया है, बट चेंजेस करना चाहिए क्योंकि मॉर्निंग में इतना रश होता है ना कि मोस्टली देखा जाएगा ना दिन में 3 से 4 एक्सीडेंट होते हैं। लोग ना ट्रेन से लटक के आते हैं, पैर में मतलब जगह होने के लिए जगह नहीं होता है, खड़े होके आते हैं। मतलब एटलीस्ट देखा जाएगा दिन का 10 to 15 मतलब एक्सीडेंट ऐसी हो जाए। तो जो भी डिसीजन लिया है उसमें चेंजेस होना चाहिए। सर ये बहुत अच्छा है, कंपनीज को इसको एग्री करना चाहिए। हम इसको पॉजिटिवली लेना चाहेंगे क्योंकि जो बिजनेस है हमारा, जो मुंबई जो सिटी है वो बहुत हार्ड मतलब पब्लिक आती है, तो उनको शिप में काम करने के लिए ऑफिसर्स ने ये करना चाहिए, उनको इजाज़त देनी चाहिए थी। उससे रश कम होगा और दोनों के लिए बेनिफिशियल होगा और पॉजिटिव स्टेप्स है दोनों के लिए। इम्फाल एयरपोर्ट पर रविवार के दिन एक अज्ञात उड़ने वाली वस्तु दिखाई दी। इसे यूएफओ कहा जा रहा है। इसकी तलाश में 2 राफेल फाइटर जेट्स भेजे गए हैं, लेकिन काफी खोज के बाद भी यह अज्ञात वस्तु यूएफओ अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट नहीं मिला। पूरा मामला देखिए। इम्फाल हवाई अड्डे के पास रविवार को एक अज्ञात उड़ने वाली वस्तु दिखाई दी, जिसके बाद पूरे एयरपोर्ट पर हड़कंप मच गया। अज्ञात वस्तु की खोज में भारतीय वायुसेना ने फाइटर जेट राफेल को भेजा। सेना से जुड़े सूत्रों ने बताया कि उन्नत सेंसर से लैस फाइटर ने यूएफओ की तलाश के लिए संदिग्ध क्षेत्र में उड़ान भरी, लेकिन उसे वहां कुछ नहीं मिला। उन्होंने बताया कि पहले विमान के वापस लौटने के बाद एक और राफेल लड़ाकू विमान को खोजबीन के लिए भेजा गया था, लेकिन उसे भी कोई सफलता नहीं मिली। बता दें कि अज्ञात वस्तु दिखने के बाद मणिपुर के इम्फाल में बीटीआई यानी वीर टिंकेंद्रजीत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ानें करीब 3 घंटे से अधिक समय तक निलंबित कर दी गई थी। भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इम्फाल के बीटीआई हवाई अड्डे पर उड़ानें दोपहर 2:30 बजे से 3 घंटे 20 मिनट के लिए रोक दी गई थी। यही नहीं, इम्फाल नियंत्रित हवाई क्षेत्र के अंदर यूएफओ देखे जाने के बाद दिल्ली और गुवाहाटी से 2 उड़ानों को डाइवर्ट कर दिया गया था और अगरतला, गुवाहाटी और कोलकाता जाने वाली 3 उड़ानों में देरी हुई है और सक्षम प्राधिकारी से मंजूरी मिलने के बाद उड़ान संचालन फिर से शुरू हो गया। कथित तौर पर यूएफओ को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवानों और एक निजी एयरलाइनर के पायलट ने दोपहर 2:20 पर उड़ान भरने से पहले देखा था। फिलहाल वो संदिग्ध चीज यूएफओ थी या कुछ और था, इसका पता नहीं चल सका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात सुरंग में फंसी जिंदगियों को बचाने के लिए चल रही जद्दोजहद की। उत्तरकाशी ने 9 दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। उत्तरकाशी में 41 लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए अलग अलग टीमें, अलग अलग प्लान पर काम हो रहा है। राहत बचाव का काम तेज किया जाए, इसके लिए तमाम जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। अब कुछ उम्मीद की किरण नजर आ रही है। ग्राउंड जीरो पर जी मीडिया की टीम पहुंची है और वहां से लाई है आपके लिए स्पेशल रिपोर्ट। वक्त जैसे जैसे गुजर रहा है, चुनौतियां और खतरा भी उसी तेजी से बढ़ रहा है। सिलक्यारा टनल में फंसी 41 जिंदगियां बचाने की जद्दोजहद 9 दिन से जारी है। लाइफलाइन के तौर पर टनल के अंदर 6 इंच का पाइप पहुंच चुका है। इसकी मदद से श्रमिकों तक जरूरी चीजें भेजने में मदद मिलेगी। श्रमिकों को जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए, इसके लिए फिलहाल 6 प्लान पर काम किया जा रहा है। डीआरडीओ की रोबोटिक्स मशीन भी सिलक्यारा पहुंच चुकी है। रेस्क्यू में तेजी लाई जाए, इसके लिए हर स्तर पर काम हो रहा है। इंटरनेशनल टनलिंग एक्सपर्ट आर्नोल्ड डिक्स ने भी हादसे वाली जगह का जायजा लिया।
टनल में फंसे लोगों को बचाना प्राथमिकता भी है और चुनौती भी। इसीलिए कुल मिलाकर 6 प्लान तैयार किए गए हैं। केंद्र और राज्य की टीमें मिलकर काम कर रही हैं। सबका मकसद श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकालना ही है। सुरंग में फंसे श्रमिकों को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। टनल में हो रहे कंपन से रेस्क्यू में जुटे श्रमिक भी घबरा रहे हैं। इसके बाद भी काम लगातार जारी है। टनल में मजदूरों की हालत जानने के लिए एंडोस्कोपी कैमरा भी मंगाया गया है। इसकी मदद से अंदर फंसे लोगों की लाइव तस्वीर मिल सकेगी। इसके साथ ही स्केप टनल भी बनाई जा रही है। विज्ञान और तकनीक के साथ ही आस्था और विश्वास का सहारा भी लिया जा रहा है। डिजिटल युग में डीप फेक एक बड़ा खतरा बन चुका है। एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना सहित दुनिया भर की कई बड़ी हस्तियां डीप फेक तकनीक का शिकार हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कुछ दिन पहले डीप फेक पर अपनी बात रखी और हल्के अंदाज में ही सही, लेकिन उन्होंने कहा कि उनके डीप फेक वो जब देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। लेकिन ये परेशानी वाली बात है क्योंकि इससे विध्वंस भी हो सकता है। क्या है डीप फेक, कैसे ये काम करता है, क्या कुछ करना है इससे निपटने के लिए, रिपोर्ट देखिए। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के दौर में हम जो देख सुन रहे हैं वो 100% सच हो ये जरूरी नहीं। डीप फेक इसका एक बड़ा उदाहरण है। दरअसल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से डीप फेक तकनीक को हथियार बनाकर किसी की इमेज को खराब करना, किसी के बारे में दुष्प्रचार करना और अफवाह फैलाना अब आसान हो गया है। डीप फेक का खतरा अब इस कदर बढ़ गया है कि पीएम मोदी को भी इसको लेकर चिंता जतानी पड़ी। पीएम मोदी ने इसके खतरे को देखते हुए कहा कि समाज में इसे लेकर जागरूकता फैलाने की जरूरत है। हाल ही में डीप फेक सुर्खियों में तब आया जब एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना इसका शिकार हो गई। सदी के नायक अमिताभ बच्चन ने डीप फेक के खतरे को लेकर लोगों को आगाह किया। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि आखिर कौन सी बला है ये डीप फेक। दरअसल डीप फेक एक ऐसी तकनीक है जिसमें वीडियो, ऑडियो या तस्वीरों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से न केवल एडिट किया जाता है बल्कि इसमें ऐसा हेर फेर कर दिया जाता है कि असली और नकली की पहचान करना ही मुश्किल हो जाए। ये 21वीं सदी का हाई एंड फोटोशॉपिंग टूल है। इसमें एनकोडर की मदद ली जाती है। एनकोडर के काम को भी समझना होगा। दरअसल ये तस्वीरों को एडिट करने के लिए 2 चेहरों के बीच समानता लाने का काम करता है। इस काम में एल्गोरिदम यानी कि डीकोडर का इस्तेमाल होता है। तस्वीरों की आवाज, चेहरे, हाव भाव में इस बदलाव को पकड़ना आसान नहीं होता और इसे ही डीप फेक कहते हैं। अभी तो केवल डीप फेक के जरिए तस्वीरों से छेड़छाड़ के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन इसके खतरे को भांपा नहीं गया तो आने वाले दिनों में यह और घातक साबित हो सकता है। ऐसे में इसके संभावित खतरों को समझना जरूरी है। सवाल यह भी है कि आखिर डीप फेक ऑडियो, वीडियो को कैसे पहचाने। यह मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं। कुछ ऐसे संकेत हैं जो डीप फेक की पहचान में मदद कर सकते हैं। जैसे डीप फेक की तस्वीरें कुछ धुंधली दिखाई देंगी। खासकर स्किन और बालों पर गौर करने से यह पता चल पाएगा कि यह असली है या नकली। वहीं एल्गोरिदम से तैयार डीप फेक वीडियो और ऑथेंटिक वीडियो की लाइटिंग्स में भी मामूली फर्क हो सकता है। कई बार डीप फेक वीडियो की आवाज असली वीडियो की आवाज से मैच नहीं होती। इससे भी डीप फेक वीडियो को पकड़ा जा सकता है। वहीं जिस व्यक्ति का वीडियो अपलोड हुआ है, क्या वो उस व्यक्ति के विचारों और भावनाओं से मेल खाते हैं, यह भी समझना जरूरी होगा ताकि डीप फेक वीडियोस को पहचानने में कामयाबी मिल पाए। आखिर में वीडियो के सोर्स पर जरूर जाएं, जानें कि वीडियो किसने अपलोड किया, किस प्लेटफॉर्म से वीडियो को पोस्ट किया गया है। बारीकी से और सावधानी से अगर जांच पड़ताल की जाए तो आसानी से वीडियो डीप फेक है या नहीं ये पता लगाया जा सकता है। फिलहाल ये एआई से जुड़ा एक बड़ा खतरा है जिसे लेकर सख्त कानून बनाए जाने की जरूरत है। साथ ही जरूरत है सतर्क और सावधान रहने की। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देश का विकास हो और देश आत्मनिर्भर बने, इसी लक्ष्य के साथ डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने देश में ऑपरेशन फ्लड यानी कि दूध क्रांति की शुरुआत की थी। आज उनके इसी विजन को अमूल आगे बढ़ा रहा है। मारुति सुजुकी के साथ मिलकर अमूल आयोजित कर रहा है क्लीन फ्यूल रैली, जिसकी शुरुआत पुणे से होगी। 20 नवंबर से शुरू होने वाली ये रैली 26 नवंबर यानी डॉक्टर कुरियन के जन्मदिन, जिसे नेशनल मिल्क डे के रूप में मनाया जाता है, को गुजरात के आणंद में पूरी होगी।
इस रैली में बायोगैस से चलने वाली गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाएगा। सस्टेनेबिलिटी, सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ अमूल की ये बड़ी पहल है, जिससे डेयरी किसानों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। और अब बात बाजार की। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन आज बाजार सीमित दायरे में कारोबार के बाद बंद हुआ। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 140 अंक फिसलकर 65,655 के लेवल पर क्लोज हुआ। वहीं निफ्टी भी 38 अंक गिरकर 19,694 के लेवल पर आ गया। बैंक निफ्टी 43,585 पर सपाट बंद हुआ। मार्केट में आज और किस तरह का एक्शन था, बताएंगे आशीष चतुर्वेदी। कि पूरे दिन अगर आप देखें तो बाजार में बड़ी छोटी सी रेंज में कारोबार देखने को मिला। हालांकि सुस्ती यहाँ पर देखने को मिली। बात करें अगर आप निफ्टी की तो यहाँ पर मामूली 30-32 अंकों की गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली, लेकिन निफ्टी बैंक दिन के दौरान काफ़ी बार लाल से हरे निशान में आया और जो क्लोजिंग आपको देखने को मिली बिल्कुल सपाट, एकदम फ्लैट यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिली। बात करें अगर निफ्टी के गेनर्स की तो डिविस लैब यहाँ पर काफ़ी स्मार्ट मूव देखने को मिला। भारतीय एयरटेल में आज काफ़ी रिकमेंडेशंस आपको देखने को मिली। HCL टेक, विप्रो, ये कुछ ऐसे IT स्टॉक्स हैं जिन्होंने फर्दर बाजार को सहारा दिया। लेकिन गिरने वाले स्टॉक्स की बात की जाए तो अदानी एंटरप्राइजेस 3% का कट है, M&M 2% नीचे, SBI लाइफ 2% नीचे और बजाज फाइनेंस यहाँ पर भी अगर आप देखें तो तकरीबन 2% की गिरावट आपको देखने को मिली। लेकिन कंपैरेटिवली इंडेक्स और हैवी वेट्स के मुकाबले अगर आप देखें तो जो छोटे मझोले स्टॉक्स हैं यहाँ पर एक्शन काफ़ी इंटरेस्टिंग देखने को मिला। प्रताप स्नैक्स डील्स के बाद अगर आप देखें तो बड़ी तेज़ी, 20% का ऊपरी सर्किट। टाटा इन्वेस्टमेंट पिछले 2 दिनों में अगर आप देखें तो 36% की बड़ी तेज़ी यहाँ पर आपको देखने को मिली। कोल्टे पाटिल 11% चला है और PLI जो स्कीम मिली है IT हार्डवेयर को, इस खबर के चलते ITI में भी देखें तो दिन के दौरान 7% से ज़्यादा के मूव्स आपको नजर आए। टालब्रस ऑटोमोटिव 20% का ऊपरी सर्किट, गोल्डियम इंटरनेशनल 15% ऊपर, SML इशूज यहाँ पर 13% की तेज़ी देखने को मिली और प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट आपको देखने को मिला मॉइल में, जहाँ पर करीब 12 से 13% के गेंस के साथ क्लोजिंग रही। लेकिन छोटे मझोले पार्ट में भी अगर आप देखें तो कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आपको तगड़ी मुनाफा वसूली देखने को मिली। स्पंदना स्फूर्ति 8% लुढ़का, इंडो काउंट इंडस्ट्री 6% नीचे, बालकृष्ण इंडस्ट्री सरप्राइजिंग कट यहां पर 6% का देखने को मिला और अपोलो माइक्रो सिस्टम्स यहां पर भी अगर आप देखें तो तकरीबन 5% की गिरावट नजर आई। मुंबई की कई दिग्गज रियल एस्टेट कंपनियां अब मुंबई के बाहर भी निवेश कर रही हैं। ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं आशीष। देखिए, रियल एस्टेट कंपनीज अपने कोर एरिया से बाहर निकलकर लगातार ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन कर रही हैं। छोटे शहर जो है, मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो नोएडा है, पुणे, बेंगलोर, नागपुर, साथ में अगर आप देखें तो गुरुग्राम जैसे जगहों पर लगातार फोकस बढ़ता जा रहा है और बड़ी रियल एस्टेट कंपनीज है जो इन इलाकों पर फोकस करे। देखिए, अब खबर यह आई है कि ओवरऑल रियल्टी गुरुग्राम में 597 करोड़ का निवेश कर रही है, जिसमें करीब 15 एकड़ के आसपास की ज़मीन खरीदी है और वहाँ पर लग्जरी प्रोजेक्ट ये बनाने वाले। और इसके बाद हमने देखा कि स्टॉक में भी इम्पैक्ट आया। इससे पहले अगर आप देखें तो खबर आई थी मैक्रोटेक डेवलपर्स यानी लोढ़ा के लिए, जहाँ पर अगर आप देखें तो 2 हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए 800 करोड़ के बड़े निवेश कर रहे हैं और FY24 में अगर आप देखें तो 7 नए लोकेशंस पर ये प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने वाले हैं। पुणे में 5 प्रोजेक्ट्स हैं, बैंगलोर में अगर आप देखें तो 2 नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने वाले। लगातार हम देख रहे हैं कि कंपनीज अपनी कोर एरिया से बाहर निकलकर डाइवर्सिफिकेशन कर रही है। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो गोदरेज प्रॉपर्टीज़, इनकी तरफ से भी एक अपडेट आया था जहाँ पर मुंबई के बाहर 5 नए प्रोजेक्ट्स ये शुरू करने वाले हैं। पुणे, बैंगलोर, नोएडा जैसी जगहों पर ये लगातार डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं। रियल एस्टेट सेक्टर फोकस में कंपनीज की तरफ से जो प्री सेल्स के आंकड़े आ रहे हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसके बाद जो खबरें आ रही हैं इसके चलते अगर आप देखें तो और यहाँ पर फोकस बढ़ रहा है। रियल एस्टेट पूरा सेक्टर ऐसा है जहाँ पर आपको नजर रखनी चाहिए। आरबीआई ने बैंक NBFCs के कंज्यूमर लोन पर रिस्क वेटेज 100% से बढ़ाकर 125% कर दिया और इसका बैंकों पर कैसा हुआ असर, इस पर कैसा होगा असर, इस पर रेटिंग एजेंसी S&P ने रिपोर्ट जारी की है। क्या कहती है S&P की ये रिपोर्ट, बताने के लिए मेरे साथ है वरुण दुबे। देखिए, हाल फिलहाल में आरबीआई ने जो बैंक्स और एनबीएफसीज के लिए रिस्क वेट बढ़ाया है उसके ऊपर S&P ने टिप्पणी की है और इनका कहना है कि ये कदम आरबीआई की तरफ से सही और काफ़ी ज़रूरी भी था, क्योंकि जिस तरह से खासकर पर्सनल लोन सेगमेंट में ग्रोथ हो रही थी या फिर बढ़त हो रही थी लगातार, वो कहीं ना कहीं चिंताजनक थी। इनका कहना है इस कदम का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो बैंक्स के मुकाबले एनबीएफसीज में आपको देखने मिलेगा और इनफैक्ट बैंक्स और एनबीएफसीज का अगर आप देखेंगे तो जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है Tier 1 का, उसमें करीब 60 बेसिस पॉइंट के आसपास की कमी जो है वो आ सकती है। साथ ही साथ इनका कहना है कि जो लोन की दरें हैं
वो यहाँ से आपको बढ़ते हुए दिखाई देंगी। खासकर पर्सनल लोन की क्रेडिट ग्रोथ जो है उसमें थोड़ा बहुत धीमापन आ सकता है और इसका असर जो है वो खासकर बैंक्स और NBFCs के खासकर आपको मुनाफे में देखने मिल सकता है। वही जो कमज़ोर कंपनियां हैं, खासकर कमज़ोर NBFCs है, उनको यहाँ से पैसा जुटाने की ज़रूरत पड़ सकती है। जाहिर सी बात है, जिन NBFCs का CET1 रेशियो कम है उनको शायद इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। वहीं ज़्यादा रिस्क वेट बढ़ाने का फ़ायदा भी काफ़ी सारे हैं। इनका कहना है कि इसके चलते आगे चल के NPS की जो चिंता है वो कम होगी और ख़ासकर अगर आप देखेंगे तो बैंक्स की जो एसेट क्वालिटी है वो स्थिर रहेगी और बैलेंस शीट जो है उसमें भी आपको स्थिरता देखने मिल सकती है। हालांकि साथ ही साथ इनका ये भी कहना है कि जो बैंक्स NBFCs को लेंड करते थे उसमें जो रिस्क वेट बढ़ाया गया है उसके चलते NBFCs के लिए ओवरऑल कॉस्ट जो है वो आपको बढ़ता हुआ भी नजर आएगा। तो इस कदम के काफ़ी सारे इम्प्लीकेशंस है। नो डाउट शॉर्ट टर्म में थोड़ी दिक्कतें हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए और खासकर बैंक्स और NBFCs की बैलेंस शीट के लिए ये काफ़ी अच्छा है। और इसके लिए इन्होंने नो डाउट ये कहा है कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है वो 60 बेसिस पॉइंट कम होगा, लेकिन अभी भी इन्होंने किसी भी बैंक या NBFC का आउटलुक जो है उसको कम नहीं किया है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया है। PLI स्कीम के चलते आज कौन सी IT हार्डवेयर कंपनियां फोकस में रही, जानते हैं कुशल से। हार्डवेयर PLI 2.0 स्कीम के अंतर्गत 27 कंपनियों को अप्रूवल मिलता हुआ दिखा है, जिसकी वजह से देश में लैपटॉप, PCs और सर्वर्स जैसे और कई कंपोनेंट्स का भी उत्पादन जो है यहाँ पर ये मंजूरी के बाद मिलती हुई नज़र आई है। तो मंजूरी मिलने के बाद यहाँ पर इन सभी का प्रोडक्शन आगे चलकर बड़े रूप में बढ़ने वाला है। जिनको मंजूरी मिली है उसमें लिस्टेड कंपनियों में डिक्सन टेक, सिरमा SGS, नेटवेब टेक्नोलॉजीज, केस टेक्नोलॉजीज, ITI लिमिटेड जैसी कंपनियां शामिल हैं और साथ ही डेल, फॉक्सकॉन, लेनोवो, HP जैसी और अन्य कंपनियां हैं, ये भी इस सूची में शामिल होती हुई दिख रही है। इनफैक्ट 27 में से 23 कंपनियां अभी प्रोडक्शन के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और स्कीम के जरिए जो कंपनी है नेटवेब टेक्नोलॉजीज वो इनोवेशंस और साथ ही अपने नए जो प्रोडक्ट्स हैं वो अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को एक्सपैंड करती हुई नज़र आ सकती हैं, ऐसा मैनेजमेंट ने कुछ इंटरव्यूज़ में कहा है। जहां तक IT हार्डवेयर PLI 2.0 स्कीम के फोकस का सवाल है उसमें आप देखिए 3000 करोड़ रुपए तक का यहाँ पर अतिरिक्त निवेश आता हुआ दिखेगा और साथ ही वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो 3.5 लाख करोड़ का उत्पादन भी संभव है। 17,000 करोड़ रुपए के कुल मिलाकर ये इंसेंटिव मिलते हुए दिखेंगे अगले 6 सालों में और एज अ परसेंटेज ऑफ नेट सेल्स कुछ पोर्शन यहाँ पर इनको दिया जाएगा एज एन इंसेंटिव। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर ये बड़े रूप में निकल कर आई है स्कीम और तमाम जितनी भी कंपनियों के मैंने नाम लिए आगे चलकर टॉप लाइन फ्रंट पर भी इनको एक बड़ा बूस्टअप मिल सकता है। ऑफ कोर्स इंसेंटिव ड्रिवन है, इसी वजह से ये PLI इंसेंटिव स्कीम जो है 2.0 IT हार्डवेयर की वो काफ़ी हद तक बड़े रूप में सक्सेसफुल रही है, जिसके अंतर्गत 40 एप्लीकेशंस होते हुए नजर आए थे। 6 बार की विश्व विजेता और दुनिया की सबसे खतरनाक टीमों में शुमार ऑस्ट्रेलियाई टीम के एक खिलाड़ी ने एक बार फिर क्रिकेट प्रेमियों को निराश कर दिया और कुछ शर्मसार भी हो गए। ऑस्ट्रेलियाई टीम के बल्लेबाज मिचेल मार्श ने अपने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर पोस्ट की जिसमें वो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के ऊपर पैर रखकर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। मिचेल मार्श की इस तस्वीर से क्रिकेट के फैंस खासे नाराज हैं। विश्व विजेता बनने के बाद ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने मैदान में दर्शकों के सामने कुछ इस अंदाज में जीत को सेलिब्रेट किया। मैदान पर ट्रॉफी के साथ ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी बेहद खुश नजर आ रहे थे, लेकिन ये तस्वीरें तो सिर्फ दुनिया को दिखाने की थी। विश्व कप ट्रॉफी के साथ ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम ने क्या हश्र किया, उसकी असली तस्वीर तो मैदान के बाहर सामने आई। पैरों तले वर्ल्ड कप की ट्रॉफी, जीत के बाद ऑस्ट्रेलिया का घमंड, ऑस्ट्रेलिया टीम ने किया क्रिकेट का अपमान। जिस विश्व कप ट्रॉफी को न जीत पाने पर टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा की आंखों में आंसू आ गए, जिस ट्रॉफी को न जीत पाने पर टीम इंडिया के खिलाड़ी गम में डूब गए, उस ट्रॉफी को जीतने के बाद ऑस्ट्रेलिया के मिचेल मार्श ऐसी हरकत करेंगे, खुद ऑस्ट्रेलियाई फैंस ने भी नहीं सोचा होगा। मिचेल क्रिकेट के बैड बॉय हैं। 2019 में ऑस्ट्रेलिया में एक मैच के दौरान आउट होने पर उन्होंने गुस्से में दीवार पर अपना हाथ मार दिया था, जिसकी वजह से उनके हाथ में चोट आ गई थी
और उन्हें टीम से बाहर भी होना पड़ा था। जीत के घमंड में मर्यादा भूलने की ऑस्ट्रेलियाई टीम की पुरानी आदत है। वो एक टाइप का उसका घमंड दिख रहा है कि हम 5-6 बार ट्रॉफी जीते हैं तो ऐसा करेंगे। जो राम राज्य में रावण ने किया था ना, वो अभी ये मिशेल मार्श ने कर दिखाया है। कितना भी हमारा नॉलेज हो, कितना भी हमारा कैपेसिटी हो, लेकिन इस तरह का घमंड नहीं होना चाहिए। ये तस्वीर याद है साल 2006 में जब ऑस्ट्रेलियाई टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, तब कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने तत्कालीन बीसीसीआई अध्यक्ष को पीछे से धक्का देकर मंच से हटा दिया था। उस वक्त भी कप्तान रिकी पॉन्टिंग की आलोचना हुई थी। वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतना हर किसी का सपना होता है। जाहिर है ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों का भी सपना होगा, लेकिन इसकी कद्र उन्हें नहीं है। किसी जीत या फिर जीत के बाद मिली ट्रॉफी की कद्र क्या होती है, ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को भारत से सीखना चाहिए। 1983 का विश्व कप जीतने के बाद कपिल देव ने ट्रॉफी को अपने सिर पर रख लिया था। ट्रॉफी को सिर पर रखने का मतलब है वो ट्रॉफी किसी भी चीज से ऊपर है। हर खिलाड़ी के सर का ताज होता है वर्ल्ड कप। उसकी सालों की तपस्या का इनाम होता है वर्ल्ड कप। एक ऐसा खिताब जिसके लिए सालों साल खिलाड़ी मेहनत करते हैं और लड़ते हैं मैदान पर, ताकि एक दिन वो वर्ल्ड चैंपियन बन पाए। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने वर्ल्ड कप जीत तो लिया, लेकिन अगले ही पल उसके ऊपर पैर रखकर ये दिखा दिया कि भले ही वो विश्व विजेता बन गई, लेकिन इस सम्मान को जीतने की हकदार वो कतई नहीं थी। कैमरा पर्सन शंकर शर्मलिक के साथ किरण चोपड़ा, सी मीडिया, अहमदाबाद। और वर्ल्ड कप में हार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीम इंडिया के खिलाड़ियों को ढाढ़स बंधाने के लिए ड्रेसिंग रूम में पहुंचे। पीएम मोदी ने सभी खिलाड़ियों से मुलाकात की। तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और टीम इंडिया के खिलाड़ी रविंद्र जडेजा ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपनी अपनी तस्वीरें शेयर की हैं। पीएम ने मोहम्मद शमी को बाकायदा गले लगाकर उन्हें ढाढ़स बंधाया, सांत्वना दी और भविष्य के लिए बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत के लिए खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हैं, तो हार में भी उनके आंसू पोंछने में पीछे नहीं हटते। इंडिया 360 में आज बस इतना ही। इजाजत दें। #ZIndia360 याद रखें। नमस्कार।